राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ है पटना से आचार्य आनंद भाई। आनंद भाई, क्या उत्पात मचवा रहे हैं भैया आप पटना की सड़कों पे? रोहिणी यादव क्या अब पत्रकारों से भिड़ जा रही हैं, गरिया रही हैं? नहीं नहीं, देखिए, और सुनने ठहरिए ठहरिए ठहर 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 जाइए। जिनसे भिड़ी हैं वो पत्रकार नहीं है भाई। पत्रकार बेचारे जो है वो बिल्कुल भड़क जाएंगे। मतलब शहर भर का जो पत्रकार समुदाय है वो मेरे खिलाफ भड़क जाएगा अगर हमने उसको पत्रकार कह दिया तो। यूट्यूबर है। वही रहने ओह, दीजिए। आजकल आनंद भाई यूट्यूबर सच्चाई दिखा रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं 130 यहाँ 140 फीट दे रहा था। नहीं, ये शब्द जो इस्तेमाल किया ना, इसके पीछे एक राज है। इसके पीछे राज ये है कि बिहार में जब आप आएंगे ना, तो बिहार में आईएएस ऑफिसर होते हैं, बीपीएससी से भी कुछ ऑफिसर जाते हैं। आप जानते ही होंगे। आईएएस में भी होता है और आईपीएस में भी होता है, मतलब पुलिस सर्विस में भी होता है और प्रशासनिक सेवाओं में भी होता है। जी। तो उसमें होता क्या है यहाँ बिहार में, मतलब बाकी राज्यों में भी होता ही है लेकिन बिहार में थोड़ा ज्यादा होता है। तो बिहार में होता क्या है कि कभी कभी जो प्रमोशन होता है उससे वो एसपी हो जाते हैं, जो बीपीएससी से पास करके डीएसपी बने हैं। वो लोग प्रमोशन से और रैंकिंग या उनका जो काम होता है वो ज्यादा अच्छा हो, तो उसकी वजह से वो लोग कभी कभी एसपी हो जाते हैं। लेकिन उनको जो पूरी इज्जत होती है ना एसपी वाली, वो नहीं मिलती है। मतलब उनके विभाग का स्टाफ ही जो है वो नीचे से बोल देता है ये आईएएस थोड़ी हैं, ये तो बीपीएससी वाले हैं। तो वो जो बेइज्जती होती है ना, वो परमानेंट रहती है उनके साथ चिपकी हुई। हालांकि बीपीएससी से पास करके आया हुआ यूपीएससी से पास करके आए हुए कैंडिडेट से किसी तरह कमतर होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर भी वही मामला है। तो ये चीज याद दिलाई जा सके लोगों को, इसका सबसे अच्छा तरीका मेरे पास यही था कि समझाया जा सके कि यूट्यूबर्स जो होते हैं वो किसी तरह से पत्रकारों से कम नहीं होते, बल्कि कई मामलों में बेहतर ही होते हैं। तो वो एग्जाम्पल जो था ना, वो इसी से याद दिलाया जा सकता था, इसलिए हमने याद दिला दिया। थोड़ी देर में इसका फिर जिक्र है। यूट्यूब चलिए आनंद वापस भाई, चले। आनंद भाई, यूट्यूबर को एक बेनिफिट होता है जो पत्रकारों को नहीं होता है। यूट्यूबर हम्म। को किसी की गुलामी नहीं करनी होती है, किसी से सैलरी नहीं लेनी होती है। अपना चैनल चलाता है या किसी के चैनल पे आके अपनी बात बोलता है, तो वो चढ़ नहीं चाहता। तो यूट्यूबर इनसे लाख गुना बढ़िया है। किसी यूट्यूबर के लिए सुना है प्रेष्या शब्द? प्रेस्टिट्यूट किसी यूट्यूबर के नाम के आगे नहीं जुड़ा है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया वालों को लोग प्रेस्टिट्यूट कहने लग गए हैं कि लोकतंत्र का चौथा खंभा वो सड़ चुका है, गल चुका है, गलीज हो गया है, घिनौनी बास, गंदी बास मार रहा है, जीबी रोड हो गया है। ये कहा जाता है पत्रकारों के लिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए। अब आता हूं अपने वापस सवाल पे। रोहिणी आचार्य का जो बर्ताव चल रहा है ना, मेरे पास एक वीडियो, उसके मैं 10 सेकंड की क्लिपिंग आपको बस सुनाऊंगा। बहुत लंबी है लेकिन 10 सेकंड ही सुना जाए उसको तो अच्छा रहेगा। अब जाके लालू यादव आपकी माँ थोड़ी बोली है कि कुंडली मारकर नहीं बैठ। मैं अपने से कहा कि बेटियों को आप एक मिनट आप अपनी बेटियों को बोलिएगा, आप अपनी बहन को बोलिएगा, आप अपनी माँ को बोलिएगा, आप अपनी बहू को बोलिएगा। आप इस बेटी का जिम्मा नहीं लिए हैं। इस बेटी का जिम्मा लालू यादव, राबड़ी देवी लिया है। गला बैठा हुआ है तो या तो पहले कहीं चिल्लाई है ओवर एक्साइटमेंट में, या रोई बहुत ज्यादा है। दो कारण है। अब मैं आपको बताता हूं इसको। मैं आपको एक आपको किस्सा याद होगा। एक और पार्टी है उत्तर प्रदेश में, यदुवंशी यदमुल्लों की पार्टी, अखिलेश यादव, अखिलेशियन की पार्टी। जब 2017 हारे तो उसके बाद अखिलेश यादव का बर्ताव देखा था आपने, लालू यादव, मुलायम सिंह के प्रति, शिवपाल के प्रति, अपने परिवार और पार्टी के प्रति। जैसे पागल कुत्ता काटने को दौड़ता है ना लोगों को, अखिलेश यादव उस पागल कुत्ते की तरह बिहेव कर रहे थे। मुलायम सिंह यादव को स्टेज पे बेइज्जत करना, शिवपाल यादव के साथ जो जो किया वो तो बात की बातें हैं। अपने पिता जिसने उस पार्टी को खड़ा किया, तुमको सीएम बनाया, उसको तुमने भला बुरा कहा, उसके हाथ से स्टेज पे माइक छीना। तो ये पागलपन, जब हार की जो कुंठा है ना वो कहीं तो निकलेगी ना, वो भड़ास कहीं निकलेगी ना। तो अखिलेश यादव ने निकाली अपने बाप पे, रोहिणी आचार्य निकाल रही है अपने भाई पे, अपने बाप पे, अपने परिवार पे। तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। मुझे एक मैसेज आया, लोगों ने बोला कि अरे आप ना इनको सिंपैथी मत दीजिए, और बात एकदम सही है। वो कहते हैं ना सर, कर्मा इज अ BITCH, जो बोओगे वही फल खाओगे।
सर शहाबुद्दीन ने 2 भाइयों को एसिड में जला के मारा था ना, उसके बेटे को टिकट दिया आरजेडी ने, रामद्रोही। आप सोच के देखिए सर। सर कर्मा इज अ BITCH। आज जो लालू यादव के परिवार में हो रहा है, लालू यादव ने लाखों परिवारों के साथ यही किया था, उजाड़े थे ना परिवार। आज देखिए सर, लाइफ ने फुल सर्कल ले लिया। आज लाइफ घूम के फिर वहीं आई जहां से शुरू हुई थी। आज लालू यादव का परिवार बिखर गया। बड़ा बेटा चला गया, एक बेटी चली गई, और बाकी जो बेटा बेटी उनका क्या हाल आप जानते हैं, कुत्ते की लड़ाई चल रही है। अब जरा आप मुझे खबर बता रहे थे, कुछ पुतला उतला भी फूका गया है। हाँ, देखिए पूरा घटनाक्रम अगर देखें, और ये जो आप रोहिणी आचार्य की बैठी हुई आवाज सुन रहे थे, इसके पीछे की पूरी कहानी भी होती है। लंबे समय से, मतलब करीब करीब 2 दिन से ये रोने का जो काम है वो चल रहा है। तो अगर तेज प्रताप यादव की भाषा में कहा जाए तो रोने का काम जो है वो रोहिणी आचार्य कर रही हैं। तो अब 2 दिन से रो रही हैं और चिल्ला रही हैं। एयरपोर्ट पर ही जब वो दिखी थी उसी समय आवाज बैठनी शुरू हो चुकी थी, मतलब चिल्ला चिल्ला करके इनकी आवाज बैठ चुकी है और रोध हो चुकी है काफी। ये उस समय भी समझ में आ रहा था, और उस समय का वीडियो आप देखिएगा एयरपोर्ट का, तो उस समय भी। और ये अगले दिन का वीडियो है, अगली सुबह का वीडियो है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि भाई रोध होकर के इनकी आवाज जो है वो बुरी तरह बैठ चुकी है। और ये आवाज बैठी जो है, ये कोई अनोखी बात नहीं है या कोई अजीब बात नहीं है। ये इसमें आपको ये सबसे पहले समझना होगा कि जो ये परिवार था, इसमें नीचे के लेवल पे जो एकजुटता आपको दिखाई दे रही थी या गिनती बहुत ज्यादा दिखाई दे रही थी, इसका टूटना तय था। और इसको सीधे सीधे कर्मफल कहते हैं। कोई मानना चाहे या ना मानना चाहे, ये उसकी मर्जी है, लेकिन ये हम लोग हमेशा से कहते आ रहे हैं कि कर्मफल होता है। और ये जो लालू यादव पे घूम करके वापस आएगा ना, तो कोई रोने की जगह नहीं मिलेगी। आप अगर किसी का, तो उसका नतीजा यही होने वाला है कि वो पैसा उसी तरीके से निकल करके बाहर भी जाएगा। तो यही प्रक्रिया जो है ना, ये लालू यादव के खानदान पे लागू हो गई और रोध होकर। तो कई लोग कह रहे हैं कि उनको सिंपैथी मत दीजिए, सिंपैथी मत दीजिए, ऐसी बातें कुछ एक चल रही हैं। हम उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। सिंपैथी मत दीजिए या ये मत कीजिए, बात मत कीजिए। हम इसका जिक्र 50 बार, 100 बार, 500 बार करना चाहेंगे, बिहार के सभी लोग इसको देख सकें, ताकि रिश्वतखोरी से जमा किया हुआ पैसा तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे परिवार का क्या करता है, लालू यादव को देखो और सीखो। एग्जैक्टली यही कॉपी होने वाला है। जितने रिश्वतखोर हैं, जिन जिन ने ये रिश्वत से पैसे इकट्ठा किए हैं, वो बूढ़े होकर के मरने से पहले अपने बेटों को, बेटियों को आपस में सरपुटोवल करते देखेंगे और एड़ियां रगड़ रगड़ करके बुढ़ापे में मरेंगे। जितने बिहार के लोग हैं ना, जिनको यकीन नहीं होता, लगता है कि चलो अभी तो मौका है, कमा लेते हैं घूस, क्या दिक्कत है, वो अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में भी इसकी कॉपी देख सकते हैं। तो वही कॉपी यहाँ पे हो गई है। तो बहुत ज्यादा सिंपैथी हम रोहिणी आचार्य को भी नहीं देते। लेकिन यहाँ पर एक चीज का और भी ध्यान रखा जाना जरूरी है कि ये जो दूसरा वाला आदमी था, इसका नाम है कन्हैया भेलारी, जिससे ये बात कर रही थी, ये जो 10 सेकंड का आपने ऑडियो सुनाया, इसमें जिस आदमी से बात कर रही थी उसका नाम है कन्हैया भेलारी। जी, कन्हैया भेलारी जी। भेलारी है या भेनारी है? भेलारी ही होगा, भेनारी नहीं हो जो सकता। भी है, भेनारी का मतलब बिहार में जो होता है ना, वो बकरी जो करके जाती है वो उसको कहते हैं। तो भेनारी तो नहीं हो सकता, भेलारी ही होगा। तो ये जो सज्जन है कन्हैया भेलारी, ये ठीक ठाक विख्यात है। मतलब अक्सर आपको लल्लन टॉप पे दिख जाएंगे, अक्सर दूसरे न्यूज चैनल्स पे दिख जाएंगे। इन अच्छा। चुनावों के दौरान तो लगभग हर एक चैनल पे विशेषज्ञ के तौर पर नजर आए। कोई एक चैनल ऐसा नहीं है जिस पर ये नजर नहीं आए। और उससे भी मजेदार बात सुनिए कि बिहार के जितने संस्कार होते हैं, बिहार का जो सिस्टम होता है, ये आदमी उसके ही खिलाफ, उसके ही विरुद्ध, उसकी ही उल्टी बात कर रहा है बिल्कुल। मतलब जिसने जरा भी दीन दुनिया देखी होगी ना, उसको पता होगा कि मेरी एज का जितना भी होता है, कोई भी आदमी अगर होता है, 40 के एज ब्रैकेट के जितने लोग हैं, 40 से ऊपर के, जैसे मेरी उम्र 40 हो गई है, मेरी उम्र से ऊपर के जितने लोग हैं, उनमें से पूछ करके आप देखिए कि कहाँ पैदा हुए थे, तो वो बताएगा कि ननिहाल में पैदा हुआ था। तो भैया ननिहाल में जब पुराने जमाने में 40 साल पहले जब तुम ननिहाल में पैदा हुए थे, तो कोई बहुत सुविधाजनक जमाना तो था नहीं। ऐसा तो होता नहीं था ना कि कल होना है कुछ और आज जो है वो लोग सब लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए या कार से बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं होता था। तो वहां क्या होता था कि 2-2 महीने, 3-3 महीने या 6 महीने पहले से जो है वो महिलाएं
अपने मायके में होती थी, बच्चा वहीं पैदा होता था, माँ के पास होती थी, उन लोगों को लगता था कि माँ के पास होंगी तो ज़्यादा सुविधाजनक स्थिति में होंगी, तो वहाँ पे बच्चा पैदा होता था। फिर 2, 4, 6 महीने तक वहीं पर बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता था, ट्रैवल करने लायक ताकि सुविधाजनक तरीके से माँ और बच्चा जो है वो दोनों ट्रैवल कर सकें, तो उसके बाद वो लोग वापस आते थे। तो 6 महीना या 8 महीना अगर कोई लड़की अपने बाप के घर में रह जाती है तो इसपे कोई सवाल नहीं करता। तो ऐसा चिरकुटों वाला सवाल जो है, कन्हैया बेलारी की उम्र का अगर कोई आदमी कर रहा है तो वो नहीं शुद्ध नहीं 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 क्यूट नहीं नहीं, अब आप क्यूट अब 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 आप लगे बिहारियों को डिफेंड करने। बाबा जी आ गए, हम लोग कटु कटु बोलेंगे, फिर बिहारी हमको गरी आएगा, इसलिए मैं कुछ कड़वा नहीं बोलूंगा। अभी सर अभी गरियाने की बात उन्होंने हो रही आपने है, ये बोला, यूपी के जातिवादी आपने हैं ना, बोला कि अभी अभी प्रेग्नेंट, तो हम इनको यूपी का जातिवादी कहेंगे। ये जो यूपी के जातिवादी हैं, इन जातिवादियों ने सपा को जिता जिता करके, इन जातिवादी गुंडों ने, तो इन जातिवादी गुंडों को पटक करके, मतलब अगली बार जब ये जी बिहार में दिखे तो इनको पकड़ करके पूछना चाहिए, आप बताओ जातिवादियों कि ये अब कैसे सुनिए, किया तुमने, आपने ये कितने नीतियां प्यार क्यों से की? डिफेंड किया रोहिणी आचार्य को, इसमें आपका बिहारीपन साफ साफ झलक रहा था कि एक बिहारी दूसरे बिहारी में डिफेंड कर रहा है। आपने अच्छा एक्सपोज आप खुद हुए, आप क्या बोले कि जब जच्चा बच्चा, जब बच्ची पेट से हो, भैया रोहिणी आचार्य के बच्चे बड़े बड़े हो गए, तुम कहा पेट से थी, 8 8, सर 8 महीना नहीं, नहीं 8 साल लड़की से मायके पटना में में है। नहीं, लड़की मायके में कितने दिन रहेगी इसका कोई हिसाब नहीं होता था। गौना वो और शादी जो मैं होती थी आपकी ना, उसमें बात, 5 साल का अंतर सर होना बिल्कुल कॉमन बात सर थी। सर मेरे दादाजी एक बात कहते थे, एक श्लोक पढ़ते थे, बाबा जी उसको कंफर्म कर देंगे, वो किस वेद से था, किसी पुराण से था, कि दुहिता, दुहिता मतलब बेटी, दुहिता दुरहिता दूरहिता, की मतलब बेटी की शादी बहुत दूर करो, उससे एक तो जीन्स मिक्स नहीं होंगे, डीएनए मिक्स नहीं होगा, और बच्ची अच्छी, अच्छे अगली जो पीढ़ी होगी, उत्पत्ति जो होगी वो अच्छी नस्ल होगी, अच्छी संतान होगी। उसके उसके रोहिणी अलावा उससे एक आचार्य, फायदा और होता था, उसके अलावा एक फायदा और होता था। पुराने जमाने में जब लोग ट्रैवल कर रहे होते थे ना, तो अभी की तरह ट्रैवल नहीं कर रहे होते थे कि आप एरोप्लेन में घुस करके बैठ गए और दिल्ली से पटना पहुंच गए बंद एक डब्बे में, वो ऐसे ट्रैवल नहीं कर रहे होते। तो अगर आप पुराने जमाने में ट्रैवल कर रहे होते और अयोध्या से आप मिथिला आ जाते या मिथिला से अयोध्या वापस चले जाते, तो आप रास्ते में इतनी चीजें देख और सीख चुके होते थे कि वो बहुत फायदेमंद होता था। तो ये एक तीसरा जो एडेड बेनिफिट होता था वो भी हो जाता। तो जी हमेशा दूर की शादी करवाई जाए या ससुराल पक्ष और मायके वाला पक्ष जो है वो दोनों एक दूसरे को मामलों में टांग ना अड़ाए, इन सब की सुविधा हो जाती थी, इसलिए ऐसा किया था। ठीक है। अब जरा लेकिन बाबा लड़की जी के कितने पास, दिन मायके में रहेगी, इस पर आपत्ति तभी की जाती है जब लड़की अपने पति से झगड़ करके वापस आ गई हो। अगर झगड़ा ठीक है, वगड़ा करके वापस अब नहीं आई है और अब हर जरा रोज आनंद आपको भाई घूम ना, फिरती हुई दिख रही है, तो आप एक बार भी नहीं अपनी बेटी से पूछेंगे कि भैया तुम वापस कब जाओगी। ठीक है, अब आनंद भाई जरा बाबा जी और से एक मान सवाल लीजिए अगर पूछूंगा, बाबा पूछेंगे जी। भी, मान लीजिए अगर पूछेंगे भी तो बाप पूछता है ना, भाई पूछ सकता है, पड़ोसी थोड़ी पूछने आता है। जी अब जरा बाबा जी, तो आज आनंद भाई मुझे बता रहे थे कि आरजेडी दफ्तर के बाहर आरजेडी के समर्थकों ने, कार्यकर्ताओं ने संजय यादव, संजय राव का पुतला फूका है। ऐसे सीन हम उत्तर प्रदेश में कब देखेंगे कि जब समाजवादी कार्यालय के बाहर, सपा के कार्यालय के बाहर विक्रमादित्य मार्ग पे अखिलेश यादव का पुतला फूका जाएगा कि बेटा बाप की बनाई पार्टी जिसने 3 बार मुख्यमंत्री दिया उत्तर प्रदेश को, उसको तुमने मतलब बर्बाद कर दिया। जी देखिए ऐसा है, सफलता के कई बाप होते हैं, असफलता अनाथ होती है। अगर यही तेजस्वी चुनाव जीत गए होते तो यही मीसा भारती और यही रोहिणी आचार्य इसी तेजस्वी की बलैया ले रही होती और मलाई खाने के लिए अपना अपना कटोरा निकाल के लेके आती, कोई झगड़ा नहीं होता। और जब अब बेचारा चुनाव हार गया है लड़का, तो इस सब लोग मिलके उसी को कोस रहा है। अगर यही चुनाव जीत गए होते तो संजय यादव की फोटो जो है हर एक जो है लालू भक्त अपने कमरे में लगाता, ड्राइंग रूम में लगाता कि संजय भैया चुनाव जितवा दिए। और देखिए अखिलेश जी जो है
उनको तो भाई, मैं इनको ऐसे लड़कों को ना लकी स्पर्म मैंने नाम दिया है कि ये लकी स्पर्म है। इनकी सिर्फ एक योग्यता है कि ये अपने बाप के उससे पैदा हो गए हैं, और इन्होंने राजनीति का ककहरा सीखने की इनको जरूरत नहीं है। ये तो कहते हैं कि हमारे खून में राजनीति। जहां तक सर बात रोहिणी आचार्य के मायके में रहने की है, भाई एक सवाल तो जायज है कि तेजस्वी यादव ने या तेज प्रताप ने अपनी किडनी काहे नहीं निकाल के दे दिए सब? हाँ, रोहिणी की काहे लिए? तो रोहिणी तो अपना हक जताएंगी। और दूसरी बात है भाई, रोहिणी का मायके में रहने का पूरा हक है। जब तक मां जिंदा है तब तक तो पूरे ठसके के साथ लड़की रहेगी। हाँ, मायके में अगर वो हिस्सा बटाने आई है तो हमारे पितृसत्तात्मक समाज में कोई लड़की को हिस्सा जमीन जायदाद में, संपत्ति में जो पैतृक होती है, जो दादा लाई जमीन होती है, उसमें हम लोग नहीं देना चाहते, क्योंकि दमदवा सब बहुत एक नंबर के दुष्ट होते हैं, वो बाप दादा की जमीन बेच खाएंगे। हाँ, लड़की को ऊपर झापर की कमाई में दिया जाता है। तो रोहिणी आचार्य को अच्छा, आपको याद होगा जब मुलायम सिंह ने अपनी विरासत का बंटवारा किया था, तो जो बिजनेस इत्यादि पैसा था वो सब तो दे दिए गुप्ताइन के बेटे को, और राजनीति दे दिए अखिलेश यादव को। तो गुप्ताइन के बेटे के साथ ये जो है तय हुआ था कि तुम राजनीति में दखल नहीं दोगे, और राजनीति सिर्फ और सिर्फ अखिलेश करेंगे। हालांकि गुप्ताइन की जो पत्नी है, गुप्ताइन गुप्ता जी की जो पत्नी है अपर्णा बिष्ट भी राजनीति में चली आई है। हालांकि ये पैक्ट के खिलाफ हुआ है, परंतु जितना हराम का पैसा मुलायम सिंह कमाए थे वो सब गुप्ता जी का लौंडा पाया है और उससे ऐश कर रहा है। बाकी अखिलेश को अलग से जो है वो गायत्री प्रसाद जो खनन मंत्री था, वो मैंने सुना है कि 5,000 करोड़ रुपया कमा के दिया था अखिलेश यादव को, तो वही जो है इधर उधर खपाए हैं। परंतु अब अगर कोई उसमें से हिस्सा मांगने आ जाएगा तो अखिलेश जी नाराज होंगे। आखिर अखिलेश के कुनबे में किस बात का झगड़ा था? अखिलेश ने अपने चचा को छुआ के जो भगाया और चचा के सभी लड़कों को जो बेदखल किया, तो वो क्यों था कि वो कहते थे कि ये सब मेरे बाप की विरासत है, मेरे बाप की कमाई। हालांकि ये बात गलत है। बाप ने जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी उसमें शिवपाल चचा का भी पूरा बराबर का रोल था, बल्कि शिवपाल चचा ने मुलायम से भी ज्यादा मेहनत की थी। तो अगर शिवपाल चचा उस पार्टी में से अपना हिस्सा मांग रहे थे तो कुछ गलत नहीं मांग रहे थे, परंतु अखिलेश ने हड़प लिया सब कुछ और चचा को भगा दिया। और आज चचा की क्या औकात है पार्टी में सभी जानते हैं। भाई, पार्टी तो चचा की भी थी, संगठन पूरा चचा का बनाया हुआ था। और जो आज जो सपा को बर्बाद करने में अखिलेश का जो सबसे बड़ा रोल है कि चचा के बनाए हुए पूरे संगठन को पार्टी में न्यूट्रलाइज करके, जीरो करके, बेइज्जत करके भगाने के बाद उन्होंने जो नया संगठन जो खड़ा किया अखिलेश यादव ने, वो संटू यादव भंटू यादव का था। यही काम तेजस्वी ने भी किया है। लालू का बनाया हुआ पूरा संगठन जिसमें जगदा बाबू जैसे सीनियर लोग थे, उन सबको हटा के उन्होंने भी अपना संटू यादव भंटू यादव हई यादव हऊ यादव, कोई क्रिकेट खेलता था, कोई दिल्ली में जो है नाइट क्लब का वॉचमैन था, इन सब लोगों को लगा के अपना एक संगठन बनाए हैं। अब उस संगठन ने जब कब्जा कर लिया है तो रोहिणी और मीसा को दिक्कत होगी, तेज प्रताप को दिक्कत होगी। तो रोहिणी अगर अपने भाई के बाप की संपत्ति में से, बाप की विरासत में से, राजनैतिक विरासत में हिस्सा बटाने आई हैं, तेजस्वी को नहीं पसंद आया, मार चप्पल, झोंटा उलार के मारा और चप्पल मार के भगा दिया घर से। अब क्यों रो रही हो? जाओ, अब पिटपुटा गई हो। और सुनिए आनंद भाई, जब तक मां जीवित रहती है तब तक लड़कियां बड़े ठसके के साथ नैहर करने आती हैं। तो जब भौजी का राज हो जाला ना, तो नैहर में वो मजा ना रहत भैया।
तो देखा राबड़ी हो गई यही लालू और राबड़ी हो गए हैं बहुत अशक्त। और इस वक्त सचमुच घर का जौन यहाँ करिहाय में जो चाबी लटकल है ना वो भौजी के करिहाय में है रेचल जी। और रेचल जी अब छठ नहीं मनाने देंगी, उस घर में अब हैलोवीन ही मनेगी, आप समझ लीजिए। तो क्रिसमस अब मीसा और रोहिणी और जितनी है सब ये सब 5-7 ठो हैं, उन सबको समझ जाना चाहिए कि राबड़ी का घर अब वो नहीं है, अब वो रेचल का घर है। तो अब रेचल के घर में तो सर रेचल का डिसिप्लिन चलेगा ना, आप बताइए। तो वो अब ये और बात एक तो सुनिए जस्ट 1 मिनट, अगर रेचल चाह जाती तो तेजस्वी की हिम्मत नहीं थी कि चप्पल से मार के रोहिणी को भगा देते, वो रेचल ने खड़ा होकर पिटवाया होगा। अंदर की कहानी यही है। और एकदम शीश महल रिपीट हुआ है, जान लीजिए। दिल्ली में शीश महल कैसे पिटवाया था केजरीवाल, वो जो है खड़ी होके पिटवाई थी स्वाति मालीवाल को, हाउ मारा था कौन, विभव कुमार। हाँ, आजकल तीनों तिलंगे पंजाब लूट रहे हैं। हाँ जी ठीक है बाबा जी, आनंद भाई आपने समय उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि बिहार के रिजल्ट के बाद अब अखिलेश भैया की रातों की नींद दिन का चैन सब उड़ गया है। और सिर्फ उतना नहीं, विपक्ष पूरा सरेंडर्ड है। अब राहुल गांधी बस एक काम कर सकते हैं कि अगर उनके गुदा द्वार में हिम्मत है तो एफिडेविट दें और इलेक्शन कमीशन को कोर्ट में घसीटें, इलेक्शन कमीशन को बुलाएं, ज्ञानेश कुमार को बुलाएं। लेकिन राहुल गांधी भी जानते हैं कि अगर लिख के दे दिया तो फिर जेल जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष सदमे में है कि महाराष्ट्र तो लैंडस्लाइड थी, बिहार उससे बड़ा लैंडस्लाइड हो गया। मतलब जनजी आंदोलन या आंदोलन, सड़क पे आ जाओ, दुनिया फूक दो या कर दो वाह कर दो, सब हवा हवाई हो गया, कोई वोट चोरी नहीं है। बिहार में बहार है, नीतीश सरकार है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और आज भी नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के सबसे चहेते नेताओं में से एक हैं। बाबा जी बहुत धन्यवाद आपका, आचार्य जी बहुत धन्यवाद।